नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। शुरुआत बड़ी खबर के साथ देहरादून से आ रही है खबर। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण। ये बड़ी जानकारी आपको दें, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण 18 सितंबर से हरिद्वार में परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। सभी 11 विधानसभाओं में निकाली जाएगी परिवर्तन यात्रा। पहले चरण में उधम सिंह नगर नैनीताल में निकाली गई परिवर्तन यात्रा। सभी 11 विधानसभाओं में यह परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। 18 सितंबर से हरिद्वार में परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। देहरादून से बड़ी जानकारी, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण है जिसमें 18 सितंबर से हरिद्वार में परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। सभी 11 विधानसभाओं में यह परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। कैलाश जोशी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमें पूरी जानकारी देंगे। कैलाश, लगातार परिवर्तन यात्रा जो है वो चल रही है कांग्रेस पार्टी की। दूसरा चरण जो 18 तारीख से शुरू होने वाला है। कैलाश जी बिल्कुल शमशेर, आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा है उसका जो दूसरा चरण है वो 18 सितंबर से शुरू होना है और 18 सितंबर को हरिद्वार से इसका आगाज होने वाला है। क्योंकि हरिद्वार में जो बीजेपी की सरकार के खिलाफ जो है कांग्रेस जो है हल्ला बोल शुरू करेगी और प्रथम चरण में जो है उधम सिंह नगर के नैनीताल जिले से जो है ये परिवर्तन यात्रा का आगाज हुआ था। दूसरे चरण में जो है हरिद्वार जिले के 11 विधानसभाओं में जो है ये परिवर्तन यात्रा जो है निकलेगी। शमशेर, बिल्कुल अहम बात है क्योंकि अभी चुनावी माहौल बना हुआ है और तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। सरकार है अपनी खूबियां गिना रही है, विपक्ष सरकार की खामियां लोगों के बीच लेकर जाना चाहते हैं। चुनावी माहौल कैसा आप देख पा रहे हैं कैलाश? बिल्कुल शमशेर, बिल्कुल बात करना चाहेंगे अगर चुनावी बिगुल की, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो दोनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार जो है चुनावी सरगर्मियों को मद्देनजर रखते हुए दोनों लोग जो है परिवर्तन यात्रा कांग्रेस निकाल रही है तो जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी इसका आगाज कर रही है। अगर चुनावी मोड की अगर बात करते हैं तो दोनों राजनीतिक पार्टियां जो है चुनावी मोड में उतर चुकी हैं। जगह जगह जो है जनसभाएं हो रही हैं, कहीं परिवर्तन यात्रा के रूप में देखने को मिल रहा है तो कहीं जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में जो है देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी इस जानकारी के लिए। तो देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 18 सितंबर से हरिद्वार में परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। एक यात्रा निकाल चुके हैं, सभी 11 विधानसभाओं में ये परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि लोगों को लुभाया जाए। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से परिवर्तन यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। देहरादून से बड़ी जानकारी आ रही है। उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक होनी है आज। देहरादून से बड़ी खबर, उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक। उद्योग मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में बैठक होगी। उद्योग मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। राज्य में उद्योगों की स्थिति और युवाओं को रोजगार देने पर मंथन होगा। आज शाम 4:30 बजे विधानसभा में बैठक होनी है। उद्योग मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, राज्य में उद्योगों की स्थिति और युवाओं को रोजगार देने पर मंथन होगा। कैलाश जोशी एक बार फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश जोशी, लगातार हम बात कर रहे थे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन अब ये भी जरूरी है कि युवाओं को लुभाने के लिए, उद्योगों को वहां पर आकर्षित करने के लिए मंथन चल रहा है। इस मंथन में क्या कुछ बड़ा हो सकता है? बिल्कुल शमशेर, अगर आपको बताऊं कि जो औद्योगिक मंत्री हैं गणेश जोशी, उनके द्वारा जो है आज 4:30 बजे विधानसभा में जो है ये बैठक होनी है और राज्य में उद्योगों की स्थिति और युवाओं को किस तरीके से रोजगार दिया जाए उस पर मंथन हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि बेरोजगारी का जो आलम है वो उत्तराखंड में काफी देखने को मिल रहा है। काफी युवा जो है बेरोजगार हैं और युवा जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो धरने प्रदर्शन लगातार जो है यहाँ पर हो रहे हैं तो उसी को देखते हुए, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष में जो है राजनीतिक पार्टियां अलग अलग प्रोपोगंडा जो यहाँ पर जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको जो है देखते हुए जो आज 4:30 बजे उद्योग मंत्री के द्वारा जो है विधानसभा में जो है बैठक होनी है और उद्योग की समीक्षा बैठक भी करेंगे। उद्योगों में जो है कितना रोजगार यहाँ पर लोगों को मिला है उसकी जानकारी भी जुटाएंगे और साथ ही क्या आयाम जो स्थापित किए जा सकते हैं उद्योग में, कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है उस पर भी मंथन हो सकता है। शमशेर, बैठक में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते, इसकी जानकारी कैलाश मिल पाई है क्या? उद्योग से जुड़े लोग होंगे या फिर सरकार के लोग उसमें शामिल होंगे, अधिकारी लोग शामिल होंगे? इसको लेकर कुछ जानकारी है? बिल्कुल शमशेर, आपको बताना चाहूंगा कि जो औद्योगिक क्षेत्र से जो लोग हैं वो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और जो औद्योगिक विकास
जो औद्योगिक विकास का जो यहाँ पर जो सिस्टम है उसके आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, औद्योगिक मंत्री उसमें मौजूद रहेंगे और उसमें ये जानकारी जुटाई जाएगी कि कितने जो रोजगार है वो हम जो है दे सकते हैं। सरकार ये जानना चाहेगी कि कितना रोजगार हम सृजित कर सकते हैं। यहाँ पर जो युवा है, जो सड़कों पर उतरे हैं, आंदोलनरत हैं युवा, जो बेरोजगारी का आलम है, उसमें हम कितना रोजगार यहाँ पर सृजित कर बिल्कुल, सकते ये हैं, अहम उस बात पर है कि चर्चा हो रही है। रोजगार एक बड़ा मसला रहा है, जैसे आप बता रहे हैं उत्तराखंड में। और इन कुछ दिनों में जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तो कितने युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, किस प्रकार की संभावनाएं पैदा की जा सकती है, बड़ा आज का चर्चा का विषय रहेगा। क्योंकि सरकारों की हमेशा कोशिश रही है कि अगली बार जब चुनाव हो तो उसमें कम से कम एक महत्वपूर्ण मुद्दा रोजगार, उसको लेकर लोगों में नाराजगी ना हो, इसको लेकर के साधने की कोशिश इसमें हो सकती है। बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जानकारी के लिए। तो राज्य में उद्योगों की स्थिति को देखते हुए और रोजगार के संभावनाओं को कैसे प्रबल किया जा सकता है, इस पर आज बातचीत होगी। शाम 4:30 बजे विधानसभा में बैठक होनी है, अधिकारी शामिल होंगे, उद्योग मंत्री होंगे, इसके साथ साथ उद्योग जगत से जुड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं, इससे जानकारी मिल पा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्वास्थ्य संवाद 2021 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह और बेहतर हो सकती हैं, इस मकसद से यह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह भी कहा कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। कोविड के दौरान राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं क्षेत्र में कई काम किए गए। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। कोविड की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उत्तराखंड के बाहर से आने वाले लोगों को भी ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। चुनावी रण में सभी राजनीतिक दलों का एक दूसरे के वोट पर चोट करने का इरादा है। तो वे चुनावी टिकट को लेकर दावेदारों का सियासी पारा भी तेज होता दिखाई दे रहा है। काशीपुर विधानसभा सीट प्रदेश में हॉट सीट में से एक मानी जाती है। 4 बार से लगातार बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा पर दांव खेलती है बीजेपी, और लगातार विधायक हरभजन सिंह चीमा अपनी जीत का परचम लहराते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के कई उम्मीदवारों का इस सीट से चुनाव लड़ने का मन है। पार्टी की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होती कि कोई अपना नाम ना दे, इसलिए नाम देने से कहीं टिकट नहीं मिल जाती। जितने आदमी भी नाम देते चले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पार्टी को देखना होता है कि कौन आदमी अपनी विधानसभा क्षेत्र में सफलतापूर्वक चलेगा और पार्टी को मजबूत करेगा, ये देखना होता है पार्टी को। अब पार्टी देखेगी, अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं पिछले 20 साल से जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर लड़के करता चला आ रहा हूँ, और अगर टिकट नहीं किसी और दूसरे को मिलती है तो मैं तन मन से उसको अपनी टिकट बीजेपी को जिताने के लिए उसकी पूरी मदद करूंगा। चलिए, उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है। यमुनोत्री हाईवे खरादी के पास भूस्खलन जारी है। यमुनोत्री हाईवे खरादी के पास भूस्खलन जारी है। अब तक मौके पर प्रशासन पहुंचा नहीं है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीर आप देखिए, लगातार भूस्खलन यमुनोत्री हाईवे खरादी के पास, ये लगातार भूस्खलन हो रहा है, लेकिन प्रशासन अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है। इस बात की खबर अभी मिल पा रही है। जनजीवन जरूर अस्त व्यस्त हुआ है। लोगों के आवागमन में दिक्कत होती है जब इस प्रकार से रास्ते रुक जाते हैं। एक डर का माहौल बना रहता है, एक भय का माहौल बना रहता है, लेकिन प्रशासन अगर मौके पर ना पहुंचे तो सवाल पैदा होता है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं भूस्खलन। बारिश के बाद अक्सर ये माना जाता है कि कुछ दिनों तक भूस्खलन की खबरें लगातार आती रहती हैं, तो लोग एहतियात बरतें, सावधानी बरतें, इन जगहों से दूर रहें जहां जहां पर इस प्रकार के खतरे की संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की खबरें जब सामने आती हैं उसके बाद प्रशासन अगर मौके पर ना पहुंचे तो फिर प्रशासन पर कई तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं। पिथौरागढ़ में नियमितीकरण, समान काम समान वेतन समेत विभिन्न मांगों को लेकर उपनल कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। कर्मचारियों का यह कहना था कि लंबे समय से सरकार से जायज मांगों को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। संयोजक हिम्मत सिंह ने बताया हाईकोर्ट और श्रम न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।
कोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन और नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने के आदेश दिए थे, लेकिन अमल नहीं किया जा रहा है। प्रमुख मांग थी दिसंबर 2018 में माननीय न्यायालय नैनीताल से क्या कहते हैं समान कार्य समान वेतन और एक नियमावली बनाने के लिए सरकार को निर्देशित किया गया था, क्योंकि सरकार ने उस आदेश को SLP दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारी सर्वप्रथम मांग थी कि हमें समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, और सरकार द्वारा कई बार जीओ निकाले गए हैं कि कारण किसी को न हटाया जाए, लेकिन फिर भी आज राज्य कर संपत्ति विभाग से 59 कार्मिक बाहर कर दिए गए, और नहीं हमारा सुरक्षित भविष्य है, नहीं हमें क्या कहते हैं समान कार्य का समान वेतन सरकार द्वारा दिया जा रहा है। वह तहसील दिवस पर उत्तराखंड के सभी तहसीलों में जनता दरबार लगाया गया। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने तहसील पिथौरागढ़ में जनता की समस्याएं सुनी। अलग अलग समस्याओं से संबंधित 14 आवेदन पत्र जिलाधिकारी के पास आए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की समस्याओं को अधिकारी प्राथमिकता में लेते हुए निस्तारण करें। बीते कुछ रोज पहले रुपयों के लेन देन को लेकर हरिपुर, तुलाराम, अर्जुनपुर मंडी चौकी क्षेत्र में फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। 2 अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस का कहना था कि आरोपी और पीड़ित के बीच लेन देन का मामला था, जिसको लेकर आरोपी ने पीड़ित को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी। और एक जो ये हमारा फरार जो अभियुक्त है मोनू, इनको लेकर के आए थे, और फिर इन तीनों ने जो है इस घटना को अंजाम दिया। खोज की हुई नंबर प्लेट से इन्होंने क्राइम किया है, तो उस हिसाब से उनकी धाराएं जो है वलक्सर तहसील परिसर के सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागीय अधिकारी शामिल हुए। जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याओं को सुना। ज्यादातर शिकायतें जमीन संबंधी, जल भराव, पेयजल, मनरेगा इनकी आई। ऐसी शिकायतों का मौके पर समाधान कर दिया गया। कुछ शिकायतें ऐसी भी रहीं जिन्हें संबंधित विभागीय अधिकारियों को भेज दिया गया है। तहसील दिवस में 90 शिकायतें आई, जिनमें से 11 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। देखिए, ये शासन की ये सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जन शिकायतों का निस्तारण त्वरित गति से हो, और इसी उद्देश्य से हर महीने के 1 और 3 ट्यूसडे को तहसील दिवस का आयोजन करने का निर्णय लिया गया था, और उसी क्रम में आज ये लक्सर में तहसील दिवस हो रहा है। अभी तक कुल 84 शिकायतें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, और उसमें से तकरीबन 62 शिकायतें सुनी जा चुकी हैं। शेष जैसे जैसे भी हमारे शिकायतकर्ता आ रहे हैं उनको सुना जा रहा। 11 शिकायतों का तो निस्तारण कर दिया गया है। शेष जो भी शिकायतें हैं, इसमें मेरा अपना मानना है कि समयबद्ध निस्तारण होना सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज जो भी शिकायतें सुनी गई हैं, सब पर एक टाइम बाउंड ऑर्डर कर दिया गया है। उत्तराखंड स्पेशल में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दस सितंबर को गणेश चतुर्थी है। इस दिन भगवान श्री गणेश हमारे घर पधारते हैं। इस साल हम सभी दिल्ली वासी मिलकर एक साथ गणेश चतुर्थी मनाएंगे। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर शाम 7 बजे से दिल्ली सरकार पूजन और आरती का भव्य आयोजन कर रही है। भगवान श्री गणेश जी के पूजन कार्यक्रम में अपने सभी मंत्रियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल होंगे। पूजन कार्यक्रम का टीवी चैनल्स पर भी लाइव टेलीकास्ट होगा, ताकि आप सभी अपने परिवार के साथ इस पूजन का हिस्सा बन सकें। इस बार हम सब मिलकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। विघ्नहर्ता भगवान गणपति हम सभी को अपना आशीर्वाद देंगे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आपके विधायक से सीधा सवाल, राय के विधायक मोहनलाल बड़ौली के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। रूप
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। किच्छा में 4 करोड़ की लागत से बना विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण विधायक राजेश शुक्ला ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब दर्जन गांवों को निर्बाध में विद्युत आपूर्ति मिलेगी, बिजली मिलेगी। यह भी कहा कि लालपुर के पावर स्टेशन की क्षमता बढ़ाने, कोरैया में एक नया पावर स्टेशन बनाने के साथ साथ किच्छा में इतनी पावर का नया एक और पावर हाउस स्वीकृत कराया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं वो वास्तव में परिवर्तन यात्रा नहीं है, कांग्रेस का अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। इनके राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जिससे जनता ने इन्हें नकारते हुए बीजेपी को पूर्ण बहुमत देकर पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनवाई। इस पावर स्टेशन के बनने से बहुत बड़ी समस्या हल हुई है। इसके साथ साथ हम कोरैया में भी एक नया पावर स्टेशन बना रहे हैं और किच्छा का जो बिजली घर हमारा है इस समय एग्जिस्टिंग, उतनी ही पावर का एक नया पावर हाउस हम वहाँ पर बना रहे हैं। स्वीकृत हो गया है, इस पर हम टेंडर कर दिया, काम शुरू होने जा रहा है। और लालपुर में भी पावर स्टेशन की क्षमता बढ़ाई है 8 से 12 की। तो कुल मिलाकर एक कोशिश है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के हर गाँव तक, हर मोहल्ले तक, हर वार्ड तक निर्बाध बिजली पहुँचे। धर्मनगरी हरिद्वार में आज 4 धाम यात्रा को खोलने और अन्य मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा टैक्सी मैक्सी होटल एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से लगातार एसोसिएशन के सदस्य अपने टैक्स और तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई मांग नहीं मानी है। इसको लेकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी सभी मांगें 7 दिनों के भीतर नहीं मानी जाती हैं तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। सरकार की तरफ से हमारे को किसी प्रकार का रिलीफ नहीं है। सरकार ने एक तालिबानी फरमान जारी करा कि अक्टूबर माह से आप लोगों का टैक्स माफ़ करा जाएगा। अरे भैया, भूख तो अभी लग रही है। अप्रैल से करते जो हमारे टैक्सों के ऊपर चालान हो रहे हैं, पेनल्टियां लग रही हैं, उसको सरकार को सोचना चाहिए कि भैया इसको कैसे हम अप्रैल से करते तो आगे हमारे ट्रांसपोर्टरों को भी रिलीफ मिलता। हम कहते हैं हमें कोई चीज़ का मत करो, 4 धाम यात्रा सुचारू तो करो। कम से कम अपने 2 पैसे के लिए आने वाले जो 6 महीने में 4 धाम यात्रा बाधित रहेगी, बंद रहती है, उसमें कम से कम अपना पालन पोषण घर परिवार को तो पाल सकें। वह तहसील दिवस के मौके पर समस्याओं को सुनने के लिए देहरादून के डीएम और राजेश कुमार ऋषिकेश पहुंचे। मौके पर कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान फरियादियों ने ट्रैफिक जाम, पानी, सड़क समेत कई समस्याओं से डीएम को अवगत करवाया। समस्याओं को सुनने के बाद डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने के जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। 53 कंप्लेंट्स अभी फिलहाल विभिन्न विभागों से संबंधित है। वो कंप्लेंट्स आए हैं, बिजली, सड़क, पानी, समाज कल्याण, कुछ लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इश्यूज भी थे, नगर निगम इत्यादि के इश्यूज आए थे। तो काफ़ी हमने यहाँ पे कोशिश की है कि त्वरित निस्तारण हेतु जो यहीं पे जो है संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके जो यहाँ पे हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हमने कोशिश की यहीं पे मौके पे सॉर्ट आउट करा दें। और जो इश्यूज़ मौके पे सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों ने निर्देशित किया है संबंधित अधिकारियों को कि जो आवेदक हैं उनके साथ जो है फील्ड में जाके उसका त्वरित निस्तारण करें। निस्तारण का तो उद्देश्य है ही। प्रदेश में कांग्रेस की परिवर्तन रैली का आगाज हुआ है और रैली का पहला पड़ाव संपन्न हुआ है, जहां इस रैली को हरी झंडी कांग्रेस के बड़े बड़े सुरमाओं ने दिखाई। फिर इसी रैली में परिवर्तन की मशाल लेकर बड़े नेता खुद ही चल पड़े, जिसका असर धीरे धीरे आम जनता पर दिखाई दिया। आपको बताया कि जहां जहां यात्रा का कार्यक्रम था वहां वहां लोगों की काफी भीड़ देखने में आई। लोगों ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। लालकुआं विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीद बोरा ने परिवर्तन रैली का धन्यवाद किया और जनता का आभार जताया। कहा कि रैली में लोगों का आना किसी परिवर्तन से कम नहीं है, इसका असर 2022 में दिखाई देगा। तो यहाँ लालकुआं में हम लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी थी। हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं और जो हमने यहाँ
एक संचालन समिति यहाँ पर लाल कुआं में बनाई थी, जो कि लाल कुआं में रैली की तैयारियों के लिए और कैसे जनता आएगी, क्या आएगी, सारी तैयारियाँ जो है एक हमने संचालन समिति के द्वारा हुई। और आप लोगों ने देखा होगा कि लाल कुआं में एक अभूतपूर्व जो है रैली का स्वागत किया। और जनता, क्योंकि देखिए जनता जो है, जनता ने मन बना रखा है कि इस चुनाव में 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से हटाना है, जिससे कि यहाँ बेरोज़गारी दूर हो सके और जितनी भी समस्याएं यहाँ पर हैं, विकास कार्य हैं, उन सब को दूर करने के लिए जो है ये रैली को सफल बनाया गया। देहरादून में एक तरफ जहां सेब महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी गुणवत्ता के लिए मशहूर हर्षिल घाटी में बना कोल्ड स्टोर का संचालन ठप पड़ा है। घाटी में सेब तोड़ना शुरू हो चुका है, लेकिन सेब रखने के लिए कहीं स्थान नहीं है, जिसके लिए सेब काश्तकारों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर कोल्ड स्टोरेज शुरू नहीं किया गया तो सेब महोत्सव का बहिष्कार किया जाएगा। अभी तक कोल्ड स्टोर के टेंडर नहीं पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि कोल्ड स्टोर संचालन जल्दी शुरू हो, ताकि किसानों को फायदा हो और किसान अपना सेब यहाँ रख सके। अगर 10 दिन के अंदर ये स्टोर नहीं खुलता है तो किसानों का सेब स्वतः ही मंडी की तरफ जाएगा। ये कोल्ड स्टोर में रखने लायक सेब नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ कि कोल्ड स्टोर का संचालन जल्दी शुरू हो। और ये इतना बड़ा कोल्ड स्टोर 8 करोड़ की लागत से बना है और आज सुना पड़ा हुआ है। और पिछली बार ये 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में चले गया था। इस बार वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और सरकार ने अभी तक इसके दोबारा टेंडर ने ओपन नहीं किया है। मैं चाहता हूँ जल्दी कोल्ड स्टोर का संचालन शुरू किया जाए। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत के बाद किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत हरिद्वार के जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने जो रवैया किसानों के साथ दिल्ली में अपनाया है, वही रवैया बीजेपी नेताओं के साथ अपनाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी नेता गांव में आते हैं तो उनके ऊपर पानी का छिड़काव नहीं, बल्कि कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा। तो किसानों का जिस तरह से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी दिखाई दिया है। किसान नेताओं ने अपने तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सरकार का रवैया है, उसकी काट हम निकाल रहे हैं। अब हम जो भी नेता हमारे यहाँ पर आएंगे बीजेपी के, उनके ऊपर हम कीटनाशक का छिड़काव करेंगे। हम बीजेपी का विरोध इस तरीके से करेंगे, न तो उन तक भाव खोलना गन्ने का। पहले जो सरकार रही थी उत्तर प्रदेश में, एक सरकार ने 40 रुपये, एक सरकार ने 80 रुपये, बीजेपी गवर्नमेंट ने आज तक 1 रुपया नहीं बढ़ा। गन्ने का पिछले भुगतान रुके हुए रह रहे, तो इसका गांव जाकर विरोध करेंगे हम। चलिए, उत्तराखंड स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।